हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 5 और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट होता है इस क्लास के साथ, जिसका नाम है बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इस चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते समय हमें केयरफुली ध्यान में रखनी है। While calculating national income, some terminology is used which can either included or excluded at the time of measurement. नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते समय बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस करते समय ऐसे वैल्यूज़ होती हैं जो हमें कई बार तो नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते समय इंक्लूड करनी पड़ती है, कई बार एक्सक्लूड करनी पड़ती है। तो वहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न ना हो कैलकुलेशन करते समय, तो ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वहाँ पर आपको हेल्प करेंगी समझने में। जैसे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, सिटीज़नशिप और रेजिडेंटशिप। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको नेशनल इनकम में कई बार कैलकुलेशन करते समय इनका यूज़ किया जाता है, इनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है, तभी नेशनल इनकम जो है वो एक्यूरेट निकल के आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। तो मैं डेफिनेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है वो पॉलिटिकल टेरिटरी या वो पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल टेरिटरी का मतलब होता है जो आपके गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में राजनीति के अंडर में जो आपकी टेरिटरी आती है, जो सीमा रेखा आती है। पॉलिटिकल फ्रंटियर भी कह सकते हैं हम इसको। मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब होता है लिमिट, जिस लिमिट के अंडर में रहकर एक कंट्री में रह के डोमेस्टिकली हम लोग क्या करते हैं, गुड्स, कैपिटल और पर्सन जो ईज़िली फ़्लो कर सकते हैं। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी वो एक लिमिट होती है जिस लिमिट के अंडर में हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसमें गुड्स का, कैपिटल का और पर्सनस का एक जगह से दूसरी जगह तक पे आसानी से उनका फ़्लो हो सकता है। जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसके अंडर में की जाती हैं, ठीक है, तो वो लिमिट सेट करती है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ यहाँ पर कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय सपोज़ करिए कि हमारे इंडिया में बाहर की किसी कंट्री की एक एम्बेसी है। एम्बेसी का मतलब होता है एक ऐसा डिपार्टमेंट जो हमारे कंट्री में रहकर हमारे कंट्री के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है, और जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, ट्रेड होता है, वो अफेयर्स को देखता है। होता वो दूसरी कंट्री का डिपार्टमेंट है, लेकिन वो हमारे कंट्री में एस्टेब्लिश्ड होता है। तो उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं वो उस कंट्री के होते हैं, और उनकी जो पेमेंट्स होती हैं, उनकी जो फैक्टर पेमेंट्स होती है, जो उनको सैलरी दी जाती है, वो भी बाहर की जो कंट्री होती है वो उन्हें देती है। जैसे मान लीजिए कि कोई जापान की एम्बेसी है, वो हमारे इंडिया में है। तो जापान की जो एम्बेसी है, जो जापान का जो हमारे यहाँ पर जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जब उनको जो पेमेंट्स जाएगी, जो उनको सैलरी पे की जाएगी, तो क्या हम उनको पे करने वाली सैलरी अपने नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। वो कौन सी टेरिटरी में आती है? ये उनकी टेरिटरी में आती है। ये उनकी कंट्री की जो इनकम है, उनकी कंट्री की फैक्टर पेमेंट है, फैक्टर सर्विसेज की, हमारे कंट्री की नहीं है। तो उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। अब जो जापान की एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, क्योंकि वो हमारे नेशन का पार्ट नहीं है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। वो हमारी लिमिट में नहीं आते। वो उनकी लिमिट जो है वो उनकी अपनी कंट्री की लिमिट में है, हमारी कंट्री की लिमिट में नहीं है। तो इसलिए उनके डिपार्टमेंट को पे होने वाली जो सैलरी होगी वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। दूसरा, अगर हमारे इंडिया की कोई जो एम्बेसी है, अगर वो यूएसए में है, मान लीजिए हमारे कंट्री का एक डिपार्टमेंट यूएसए में कहीं पर सिचुएटेड है, और वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो उस डिपार्टमेंट में हमारे लोग जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, हम उनको पेमेंट करते हैं। तो वो वहाँ की जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो वहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे, क्योंकि वो हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, हमारे नेशनल इनकम का पार्ट है जो हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें पे नहीं कर रही, हम उन्हें पे कर रहे हैं, तो इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। तो इसीलिए इस शब्द का समझना बहुत ज़रूरी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। इन इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक्स की टर्म्स में वो इकोनॉमिक टेरिटरी विच रेफर्स टू द जोग्राफिकल टेरिटरी। जोग्राफिकल टेरिटरी बोलते हैं, सीमा रेखा बोलते हैं, भूगोलीय रेखा बोलते हैं, भूगोलीय क्षेत्र बोलते हैं, विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड, जो कि संभाला जा रहा है, जो कि चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, विद इन विच पर्सन, जहाँ पर सभी लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं,
गुड्स को शेयरिंग कर सकते हैं, आसानी से गुड्स को खरीद बेच सकते हैं, और कैपिटल आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा इधर से उधर लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर इंडियन कोई एम्बेसी है और वो यूएसए में सिचुएटेड है, हमारे यहाँ का डिपार्टमेंट यूएसए में है, तो हमारे यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, और अगर बाहर कहीं सिचुएटेड है तो भी हम उसे नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर बाहर की डोमेस्टिक टेरिटरी का कोई एलिमेंट है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में आता क्या क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है जितने भी शिपिंग और एयरक्राफ्ट्स हैं, जितने भी फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं आपको इनकी एक एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स क्या होते हैं, फिशिंग वेसल्स क्या होते हैं, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं। ये हो गए आपके शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ये हो गए आपके फिशिंग वेसल्स, ये हो गए आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, और ये हो गए आपके फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। अब मैं एक करके आपको इनका मतलब समझाता हूँ। जैसे आपके ये आपके शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो हमारे सामान को, हमारे मिलिट्रीज़ को, हमारे सैनिकों को, या हमारे गुड्स को इधर से उधर एक कंट्री से दूसरे नेशंस में लाने में हमारी हेल्प करते हैं। जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करते हैं। फ़िशिंग वेसल्स हो गए जो समुद्री जीव होते हैं उनको समुद्रों से निकालने का जो काम करते हैं फ़िशिंग वेसल्स, समुद्री जीवों को। ठीक है, और ये हो गए ऑयल नेचुरल गैस, जो समुद्र के अंदर से जो ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन किया जाता है, उनको निकाला जाता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ये हो गए आपके फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आकर आपके समुद्री जहाज हो गए या आपके शिपिंग एयरक्राफ्ट्स हो गए जो आके वहाँ पर रुकते हैं, वो होते हैं आपके फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। आजकल फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल सोलर एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समुद्र के तटों पर सोलर एनर्जी एस्टेब्लिश की जाती है, और सोलर एनर्जी को कैप्चर करके वहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये आपके फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो गए। तो जितने भी हमारे कंट्री में शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जितने भी हमारे ये नेशंस के अंदर में आते हैं, पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंडर में आते हैं, और जिन्हें हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं या प्राइवेट इंटरप्राइजेस के अंडर में होते हैं, जिन्हें हम रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और रेगुलेट कौन करता है उनको? जो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट एक टर्म और निकला है डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ साथ। तो जितने भी हमारे कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है जो इन्हें ऑपरेट करती है, ये हमारी नेशनल इनकम में काउंट होते हैं। अगर शिप और एयरक्राफ्ट से अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई इनकम हो रही है, या फिशिंग वेसल से कोई इनकम हो रही है, ऑयल नेचुरल गैस से कोई इनकम हो रही है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म से इनकम हो रही है, या फिर पेमेंट हो रही है, इनकम हो रही है, या फिर आपकी इसके बदले में अगर कोई आपकी फैक्टर सर्विसेज की कोई पेमेंट हो रही है, तो इसको अगर हमारे कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो उसे ओन्ड और ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर हमारा हक भी है, हमारा ऑनरशिप भी है, और हम उसे ऑपरेट भी कर रहे हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। तो आगे चल के मैं आपको एक नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग और बताऊंगा, उसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा जितने भी हमारी एम्बेसीज होती हैं, कंसुलेट्स होते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, मतलब हमारी कंट्री की जितनी भी एम्बेसीज होती हैं जो दूसरे नेशंस में, दूसरी कंट्री में एस्टेब्लिश होती हैं, जितने भी हमारे कंसुलेट्स होते हैं। कंसुलेट्स और एम्बेसी का मतलब थोड़ा स्लाइटली सा सेम होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एम्बेसीज जो होती हैं वो एक परमानेंट फिक्स्ड डिपार्टमेंट होता है जो दूसरी कंट्री में होता है, जो हमारे एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ जितने भी ट्रेडिंग अफेयर्स होते हैं या नेगोशिएशंस होती हैं या जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर हमारा एम्बेसीज जो होती है वो ध्यान रखती है। लेकिन जितने भी हमारे ऐसे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सिचुएशनल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे वीज़ा को लेकर, माइग्रेंट्स को लेकर, या कोई दो नेशंस के बीच में आपस में कोई झगड़ा चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी भी एक मुद्दे को लेकर, किसी भी एक इशू को लेकर, तो उस इशू को सॉल्व कराने के लिए हम क्या करते हैं, डिप्लोमेट्स को अपॉइंट करते हैं। मतलब गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी होते हैं, वो एक टीम बनाते हैं, और जो वो टीम बनाई जाती है, जो उस टीम को हम बोलते हैं कंसुलेट्स, और उसमें जो काम करने वाले जो टीम में जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्स्यूल से बनता है कॉन्सुलेट्स। तो कॉन्सुलेट्स का जो साइज़ होता है, जो उस डिपार्टमेंट का साइज़ होता है, वो एम्बेसी के मुकाबले छोटा होता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो भी थोड़ी कम होती है। और प्लस दूसरा, जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, कॉन्सुलेट्स डिपार्टमेंट होता है, वो बेसिकली नैरो साइज़ का होता है, और एम्बेसी वाइड साइज़ का होता है।
वाइडर स्कोप होता है उसका, वो सारे नेशन, एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ साथ सारे इश्यूज़ को देखता है। प्लस दोनों की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कॉन्सुलेट्स जो होते हैं वो टेम्परेरी नेचर्स के डिपार्टमेंट होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, पर्टिकुलर इशू के ऊपर बनाए जाते हैं। और एम्बेसी जो होते हैं वो फिक्स नेचर के होते हैं, वो पर्टिकुलर एक ही नेशन, एक दूसरे नेशन में जाके एस्टेब्लिश्ड होते हैं। ठीक है। कॉन्सुलेट्स में एक अधिकारी होता है, ठीक है, जो कि डिप्लोमेट्स, सीनियर डिप्लोमेट्स कहलाता है। और एम्बेसी में क्या होता है, एक एम्बेसडर होता है जो कि गवर्नमेंट का ही अधिकारी होता है। ये एम्बेसीज और कंसुलेट्स में फ़र्क होता है। तो एम्बेसीज जो होती हैं वो एक फिक्स नेचर की होती हैं, कंसुलेट्स जो होते हैं वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं, कुछ इश्यूज़ के ऊपर बनाए जाते हैं। तो अगर कोई भी कंसुलेट्स दूसरी कंट्री में है, कोई डिपार्टमेंट के लोग हमारे दूसरी कंट्री में गए हुए हैं या हमारी एम्बेसी दूसरी कंट्री में है, तो एम्बेसीज़ या कंसुलेट्स में काम कर रहे जितने भी अधिकारी हैं उनको जो पैसे हम जो उनको पेमेंट करेंगे फैक्टर सर्विसेज, वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। हमारी कंट्री की कोई भी मिलिट्री अगर किसी दूसरी कंट्री में एस्टेब्लिश्ड है, किसी पर्टिकुलर कंट्री को हेल्प करने के लिए वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, मान लीजिए किसी भी कंट्री को, हमारे पड़ोसी देशों को या किसी भी आसपास के जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको अगर हेल्प के लिए हमने अपनी कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर दी है हेल्प करने के लिए, तो वहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर, तो वहाँ पर अगर हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, मिलिट्रीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो उनको की गई पेमेंट फैक्टर सर्विसेज में हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो मैं आपको एम्बेसीज़, कंसुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे कि ये आप एग्जांपल ले सकते हैं एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, कि इंडियन मिलिट्री बेस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन 2009। तो जो भी आपका मिलिट्री बेस है, जितने भी यहाँ पर काम करने वाले जो ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़, सीनियर ऑफिसर्स हैं, मेजर हैं, उन सब की पेमेंट जो भी होगी, चाहे वो हमारी कंट्री में लोकेटेड नहीं है लेकिन हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है, तो इनको की जाने वाली पेमेंट हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। बल्कि जहाँ ये सिचुएटेड है वहाँ नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। ये हो गए हमारे कॉन्सुलेट्स। तो ये हो गए हमारे कंसुलेट्स। ये एक पर्टिकुलर एक टीम है जिसको हम कॉन्सुलेट्स बोलेंगे, और ये उसमें काम करने वाले लोग हैं जो कॉन्सुल हैं, कॉन्सुल जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ के ऊपर किसी कंट्री में गए होंगे। अगर ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाके अगर कहीं किसी दूसरी कंट्री में गए हैं, तो इनको फैक्टर सर्विसेज की जो फैक्टर पेमेंट जाएगी, जो इनको हम सैलरी पे करेंगे, वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। ना कि ये जिस कंट्री में गए हैं किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ के ऊपर, वहाँ की कंट्री इन्हें पेमेंट करेगी और ये वहाँ की कंट्री में नेशनल इनकम में काउंट होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी कंट्री के एम्प्लॉई है, हमारी कंट्री इनको जो पेमेंट करेगी वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। ये है, मान लीजिए एम्बेसीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे कंट्री के जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी जो यूएसए में है, ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। ये मिलिट्री बेस का एग्जांपल हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो हमें ये बताते हैं कि अगर जितने भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आने वाले फ़िशिंग वेसल्स हो गए या नेचुरल रिग्स हो गए, ऑयल नेचुरल रिग्स हो गए, ठीक है, और हमारे कंट्री के, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जाके जो एम्बेसीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी हमारे नेशनल इनकम में काउंट होते हैं। तो अब डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने ये पढ़ना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसी टर्म्स हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं इंक्लूड होती, मतलब हमारे नेशनल इनकम में काउंट करते वक्त उनको हम नहीं यूज़ करते। जैसे एम्बेसी, जितने भी एम्बेसीज़, कंसुलेट्स और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो दूसरे नेशन की हैं और वो हमारे कंट्री में एस्टेब्लिश्ड है, जापान की एम्बेसी हमारे कंट्री में, चाइना के कंसुलेट्स हमारी कंट्री में, या यूएसए के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारी कंट्री में, तो वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे इन डिपार्टमेंट्स को पे की जाने वाली सैलरी, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, अगर वो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो पेमेंट होगी या जो भी इनकम होगी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं मानी जाएगी। वो जिस इंटरनेशनल लेवल पर, जिस जोग्राफिक डोमेस्टिक टेरिटरी में जहाँ वो उसका मेन हेड ऑफिस होगा, वो वहाँ के मेन हेड ऑफिस की जिस डोमेस्टिक टेरिटरी में वो आता होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो इनकम काउंट होगी, लेकिन हमारे इंडिया में काउंट नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि यूएनओ का या WHO का जो हेड ऑफिस है, मेन ऑफिस है, जहाँ भी उसकी जिस डोमेस्टिक टेरिटरी में वो आता होगा, तो वहाँ की उस नेशनल इनकम में वो काउंट होगा। वो अगर यूएनओ का या WHO का अगर कोई ब्रांच ऑफिस या कोई उसका ऑफिस हमारे इंडिया में है, मेन ऑफिस, हेड ऑफिस की बात नहीं कर रहा, उसकी ब्रांच ऑफिस हमारे इंडिया में है या उसका एक डिपार्टमेंट हमारे इंडिया में है, तो वो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे लोगों की जो पेमेंट होगी वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। चलिए, ये तो था डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, जो एक टेरिटरी की लिमिट बताता है, एक क्षेत्र की, एक क्षेत्र का एक सीमा रेखा बताता है कि जिसके अंदर रहकर हम
जो अपने नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब आप एक इंडिविजुअल पर्सन से या किसी एक संस्था से लगा सकते हैं। हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, जो कि हमारे कंट्री में आमतौर पर रह रहा होता है। एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और उसका जो केंद्रीय मकसद, उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, वो हमारी कंट्री में ही मौजूद होता है। मतलब वो हमारी कंट्री में आया होता है पैसा कमाने के लिए, और उसे हमारे कंट्री में रहते रहते 1 साल से अगर ऊपर हो गया है, ये 1 साल वाली बात को ध्यान रखना, अगर किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी कंट्री में रहते हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में ही है, मतलब हमारी कंट्री में वो पैसे कमाने के पर्पज़ से या प्रॉफिट कमाने के या रेवेन्यू कमाने के या इनकम कमाने के पर्पज़ से अगर हमारी कंट्री में उसका इंटरेस्ट है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है। अब नॉर्मल रेजिडेंट के लिए आपने 2 कंडीशन को ध्यान रखना है कि एक नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। पहली बात कि वो हमारी कंट्री में उसको रहते हुए 1 साल से ज़्यादा समय हो गया हो। दूसरा, उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी कंट्री में राइज़ करता हो, मतलब वो हमारे कंट्री में पैसा कमाने के पर्पज़ से आया हो। मतलब हमारी कंट्री में अगर कोई आया है पैसा कमाने से, तो उसका पर्पज़ जो है वो पैसा कमाना है, एक तो ये, और उसे 1 साल से ज़्यादा हो गया हो। अब ये 1 साल का क्या मतलब है? 1 साल का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सपोज़ अमेरिका का कोई भी या यूएसए या कोई भी कंट्री एग्जाम्पल लीजिए, किसी भी कंट्री का कोई वर्कर्स, कोई ग्रुप ऑफ वर्कर्स या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई हमारे इंडिया में आए काम करने के लिए, और वो यहाँ पर हमारे इंडिया में जॉब कर रहे हैं। बाहर की कंट्री का कोई भी एम्प्लॉयज़ या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ या ग्रुप ऑफ वर्कर्स हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं और उन्हें अभी 1 साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो जितनी भी उनको फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट जाएगी वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। अगर उन्हें हमारे इंडिया में रहते रहते 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, 1 साल हो गया और उससे 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, तो 1 साल के ऊपर जितना भी पैसा वो कमाएंगे, 1 साल पूरा होने के बाद जितना भी पैसा वो कमाएंगे, जितना भी पेमेंट उनको जाएगी, वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में और कुछ बातें समझ लेते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट में आता क्या क्या है। सिटीज़न ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको बताया कि अगर बाहर की कंट्री का कोई भी एम्प्लॉई या वर्कर हमारे इंडिया में काम करता है, एक तो वो, और दूसरा हमारे इंडिया में जो हमारे लीगली हमारे इंडिया में ही जिसका बर्थ हुआ है, हमारे इंडिया में ही उसका जन्म हुआ है और हमारे इंडिया में ही उसकी सिटीजनशिप है। तो अभी एक नया टर्म आ गया सिटीजनशिप, ये आगे धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है। अगर कोई हमारे इंडिया का सिटीज़न है, ठीक है, हमारे इंडिया में वो रहता है और हमारे इंडिया में उसका बर्थ हुआ है, लीगली वो हमारे इंडिया से ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, तो चाहे उसे 1 साल से ज़्यादा का समय हुआ हो या 1 साल से कम का समय हुआ हो, तो वो 1 साल का जो बेस है ना, वो हमारे इंडिया के सिटीज़न के लिए अप्लाई नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया में ही रहते हैं, आप इंडिया में ही आपका बर्थ हुआ है, तो ये जो 1 साल वाला जो बेस है ना, वन ईयर वाला जो बेस है, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। आपको चाहे 6 महीने हो काम करते करते इंडिया में, चाहे 2 महीने हो, चाहे 1 साल या 5 साल या 3 महीने हुए हों, अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में बर्थ हुआ है, तो आपका शुरू से लेकर पहले 1 महीने से लेकर जब तक आप काम करेंगे तब तक आपकी नेशनल इनकम में आपकी जो फैक्टर पेमेंट होगी या जो भी आप पैसा कमाएंगे वो काउंट होगी। दूसरा, नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या आता है? सिटीज़न ऑफ अदर कंट्री। अगर कोई दूसरी कंट्री के सिटीज़न है, जिनको हम नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि दूसरी कंट्री के सिटीज़न जिनका जन्म दूसरी कंट्री में हुआ है। जैसे मान लीजिए यूएसए में किसी का बर्थ हुआ है, अगर किसी का बर्थ यूएसए में हुआ है लेकिन वो हमारे इंडिया में आकर जॉब कर रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, सिटीज़न ऑफ अदर कंट्री कहलाएगा। और लेकिन नॉर्मली वो हमारे इंडिया में रह रहा है और उसे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल सिटीजन्स आर कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट, बट ऑल नॉर्मल रेजिडेंट आर नॉट कॉल्ड सिटीज़न। दोबारा समझ लीजिए कि जितने भी हमारे कंट्री में सिटीजन्स होते हैं, जितने भी हमारे कंट्री के सिटीज़न हैं, वो सब नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। जितने भी हमारे कंट्री में सिटीज़न होंगे वो सब नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। लेकिन हमारे कंट्री में जो रहने वाले नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो सब सिटीज़न हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक राम है और एक रॉकी है। मान लीजिए एक राम और एक रॉकी। रॉकी जो है उसका जन्म हुआ है यूएसए में और राम का जन्म हुआ है इंडिया में। ठीक है। तो राम जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट भी है और सिटीज़न भी है, लेकिन जो रॉकी है वो एक नॉर्मल रेजिडेंट है, सिटीज़न नहीं है, वो अपनी कंट्री का सिटीज़न है।
तो इसीलिए अगर बाहर के किसी भी व्यक्ति को हमारे कंट्री में 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है तो वो हमारी नेशनल इनकम को काउंट करते समय उसको लेना पड़ेगा, वो नॉर्मल रेजिडेंट में आएगा। और जो हमारे कंट्री के सिटीज़न हैं, हमारे कंट्री के जो लोग हैं, वो तो नॉर्मल रेजिडेंट में ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। दूसरा, सिटीज़न ऑफ इंडिया वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन बॉडीज़, फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया। अगर बाई चांस हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो हमारे इंडिया में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए यूएनओ या डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कोई ब्रांच हमारे इंडिया में है और उसमें काम करने वाले लोग हमारे इंडिया के ही हैं, ठीक है। और मान लीजिए कोई फॉरेन बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टेड मान लीजिए एक बैंक है जो फॉरेन का है और उसमें हमारे कंट्री के एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, तो उनको की जाने वाली पेमेंट भी नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो ये तीनों टर्म्स ध्यान रखना, सिटीज़न ऑफ इंडिया नेशनल इनकम में काउंट होते हैं, सिटीज़न ऑफ अदर कंट्री दूसरी कंट्री के जो सिटीज़न हैं लेकिन हमारे इंडिया में 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होते हैं, हमारी नेशनल इनकम में काउंट होते हैं। और सिटीज़न ऑफ इंडिया वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन बॉडीज़, फॉरेन एम्बेसीज लेकिन लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में अगर ब्रांच है इंटरनेशनल बॉडीज़ की या फॉरेन एम्बेसी या फॉरेन बॉडीज़ की, फॉरेन बॉडीज़ का मतलब होता है बैंकिंग ले सकते, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होगी। और नॉर्मल रेजिडेंट वो रेजिडेंट होता है जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट में हम नहीं लेते। जैसे मान लीजिए कोई भी फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में कोई टूरिस्ट आया है, कोई विजिटर आया है, वो नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके एम्प्लॉई हैं हमारे इंडिया में, वो नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा। जो क्रू मेंबर्स हैं फॉरेन वेसल्स के, मान लीजिए कोई भी फॉरेन वेसल्स है या कमर्शियल ट्रैवलर्स है, सीजनल वर्कर है जो हमारे इंडिया में आए हैं लेकिन उनको 1 साल से कम का समय हुआ, देखा, वो 1 साल से कम का समय अगर किसी को भी हमारे इंडिया में हुआ है, कोई मान लीजिए बाहर के कोई क्रू मेंबर्स आए हैं, बाहर की कंट्री के लोग हमारे इंडिया में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करने आए, कंस्ट्रक्शन जॉब करने आए हैं और उनको जो पेमेंट जा रही है वो उनको काम करते 1 साल से कम का समय हुआ है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट अधिकारी जो एक्सटर्नल एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, ट्रेड अफेयर्स होते हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, जो एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस मेंटेन करते हैं, उनको डिप्लोमेट्स बोलते हैं। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, बॉर्डर वर्कर्स, ये जितने भी लोगों के मैंने ये नाम बताए, जितने भी मैंने टर्म्स यूज़ किए हैं, ये सारे के सारे नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आते, हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते, जितने भी मैंने रेड पेन से लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं सिटीज़नशिप और रेजिडेंटशिप में क्या फ़र्क होता है। अगर किसी भी पर्सन का बर्थ उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, ठीक है, मान लीजिए हमारे इंडिया में अगर किसी का बर्थ होता है, तो जिसका बर्थ हमारे इंडिया में हुआ है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, तो हमारे कंट्री का सिटीज़नशिप मिल जाएगी, उसे सिटीज़न कहलाएगा और नॉर्मल रेजिडेंट भी कहलाएगा, मतलब हमारी नेशनल इनकम में वो काउंट किया जाएगा। तो व्हेन अ पर्सन इज़ बॉर्न इन इंडिया ही एक्वायर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इफ़ अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अगर मान लीजिए हमारे इंडिया की कोई फैमिली है और वो बाहर घूमने गई है, मान लीजिए यूएसए में, कहीं अमेरिका में, और वहाँ पर बाई चांस बर्थ हो जाता है, हमारी इंडिया की फैमिली में से यूएसए में किसी का बर्थ हो जाता है, हमारी इंडिया की फैमिली का के एक फैमिली का किसी बच्चे का, तो वो उसको ऑटोमेटिक वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाएगी, हमारे इंडिया की नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई एक फैमिली है, वो यूएसए में घूमने गई और वहाँ पर बाई चांस वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करते करते वहाँ पर बर्थ हो गया बच्चे का, तो वो जहाँ पर वो घूमने गए हैं वहाँ पर जो बर्थ हुआ है तो उसको वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाएगी, हमारे इंडिया की सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। तो इफ़ अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया वेदर हिज फैमिली स्टेइंग इन इंडिया ही और शी टू अप्लाई फॉर सिटीज़नशिप, तो वहाँ उसका बर्थ हुआ है तो उसे इंडिया में ऑटोमेटिक सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद है रेजिडेंटशिप। इफ़ अ पर्सन फ्रॉम अदर कंट्री रिसाइड इन द कंट्री, अगर कोई दूसरी कंट्री का कोई पर्सन हमारे इंडिया में रिसाइड्स कर रहा है, हमारे इंडिया में रह रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो हमारे इंडिया में ही है, हमारे इंडिया से ही वो पैसे कमाना चाहता है, तो इन दैट कंट्री केम अंडर द रेजिडेंटशिप, वो रेजिडेंटशिप में आ जाएगा, रेजिडेंटशिप में आएगा, सिटीजनशिप में नहीं आएगा। रेजिडेंटशिप और सिटीजनशिप में यही फ़र्क होता है। रेजिडेंटशिप का मतलब होता है कि वो हमारे इंडिया में रह सकता है, कमा सकता है, पैसे कमा सकता है, लेकिन उसका बर्थ जिस कंट्री में हुआ है तो उसको वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, लीगल बेनिफिट्स हैं, वो उसको अपनी कंट्री में मिलेंगे, हमारी कंट्री में नहीं मिलेंगे। अब जैसे हमारी कंट्री में जो हमारे एम्प्लॉयमेंट्स अलाउंसेस होते हैं, जो बेरोज़गारी भत्ता होता है या जो ओल्ड एज पेंशन्स होती हैं, ये सब बेनिफिट्स उसको नहीं मिलेंगे, उसको बेनिफिट्स मिलेंगे जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है। और दूसरा, इफ़ ही और शी रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर कॉल्ड नॉन रेजिडेंट, तो अगर कोई भी व्यक्ति हमारे इंडिया में बाहर की कंट्री से काम करने आया है और उसे यहाँ काम करते करते 1 साल से कम का समय हुआ है, तो वो हमारे इंडिया में नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। जॉब कर सकता है, पैसे कमा सकता है, लेकिन कहलाएगा वो नॉन रेजिडेंट। और अगर उसे 1 साल का कम समय हुआ है
तो हमारी नेशनल इनकम में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया बाहर के किसी कंट्री के आए हुए किसी पर्सन का हमारे इंडिया में, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, रेजिडेंटशिप कहलाएगा और हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा। रेजिडेंटशिप कहलाएगी उसकी, सिटीजनशिप नहीं कहलाएगी। देखिए ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन की एम्बेसी हमारे इंडिया में, ठीक है, तो इस एम्बेसी में काम करने वाले लोगों की जो पेमेंट होगी वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे इंडिया में ब्रांच है, लेकिन इसमें काम करने वाले ये लोग हमारी कंट्री के हैं, तो भले ही ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, लेकिन इसमें काम करने वाले लोग हमारी कंट्री के हैं, तो इनकी जो पेमेंट की जाएगी वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगी। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपने आज पढ़े इस क्लास में, क्लास नंबर 5 में, जो नेशनल इनकम को मेज़रमेंट करते समय बहुत ध्यान से हमें पढ़ना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, तभी नेशनल इनकम एक्यूरेटली निकल पाती है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.